इंटरस्टेलर एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया। दोस्तों, अभी तक आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, कुछ हंसाती हैं, कुछ डराती हैं, तो कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन इंटरस्टेलर ये तो कुछ और ही है। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित ये वो फिल्म है जिसने साल 2014 में रिलीज होते ही पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो जो फिल्म को देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो गए, और दूसरे वो जो इससे इतना जुड़ गए कि सालों बाद भी इसका हर सीन उनके जहन में गूंजता है। यूं तो इंटरस्टेलर मूवी में हर जगह साइंस के वो कॉन्सेप्ट्स दिखाए गए हैं जो दिमाग को हिला देते हैं, लेकिन इसकी एंडिंग में जो क्लाइमैक्स है वो सच में दिमाग को चकरा देता है। या यूं कहूं कि बहुत से लोग इंटरस्टेलर की एंडिंग को लेकर आज तक कंफ्यूज हैं। ब्लैक होल के अंदर वो टेसरैक्ट जहां समय भी एक फिजिकल डायमेंशन की तरह दिखता है, मिलर्स प्लैनेट जहां पर गुजारा गया 1 घंटा पृथ्वी के 7 सालों के बराबर है। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर बहुत सी वीडियो देखी होंगी जो इंटरस्टेलर मूवी को एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन मैं आपको एक सच बात बताऊं, किसी भी वीडियो में इंटरस्टेलर के कॉन्सेप्ट्स को इतनी गहराई से एक्सप्लेन नहीं किया गया है जितनी गहराई से आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। मेरा यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इंटरस्टेलर मूवी के किसी भी सीन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, खासकर इसके क्लाइमैक्स को लेकर जो आज भी लोगों को कंफ्यूज करता है। अगर आपको इसके क्लाइमैक्स को समझना है तो आपको इंटरस्टेलर की कहानी को शुरू से देखना होगा, क्योंकि फ्यूचर पास्ट बन जाता है और पास्ट फ्यूचर बन जाता है, जहां किसी भी घटना का कोई ओरिजिन नहीं होता और समय एक इल्यूजन है। कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो के आखिर तक आप सब समझ जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इंटरस्टेलर की कहानी शुरू होती है भविष्य में, लेकिन एक ऐसे भविष्य में जिसे देखकर डर लगता है, क्योंकि पृथ्वी अब इंसानों के रहने लायक नहीं बची। हवा में धूल उड़ रही है, बिना मास्क के सांस लेना मुश्किल है, खेत सूख चुके हैं, खाना कम होता जा रहा है, इंसानों की नस्ल अब विलुप्त होने की कगार पर है। साल दर साल फसलें खत्म होती जा रही हैं। गेहूं की फसल 7 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी और अभी केवल मक्के की फसलें ही बची हुई हैं, लेकिन आने वाले सालों में जल्द ही वो भी खत्म होने वाली हैं। इस दुनिया में हमें मिलता है कूपर, जो कि एक होशियार इंजीनियर है और पूर्व नासा का पायलट है। लेकिन अब कूपर एक आम किसान बन चुका है, क्योंकि उसके पास खेती के अलावा अब कोई और विकल्प नहीं बचा है। लेकिन कूपर टेक्नोलॉजी का बहुत ही दीवाना है। लेकिन दोस्तों, इंटरस्टेलर को खास बनाता है कूपर का उसके बच्चों के प्रति रिश्ता, खासकर उसकी बेटी मर्फ से। मर्फ कोई आम बच्ची नहीं है, बल्कि वो तेज और होशियार है और दुनिया के काम करने के तरीके को समझना चाहती है। लेकिन मर्फ के साथ उसके कमरे में अजीब घटनाएं घटती हैं। मर्फ को लगता है कि उसके कमरे में कुछ है, कोई भूत। लेकिन ये घोस्ट डरावना नहीं है, बल्कि वो मर्फ से कुछ कहना चाहता है। इस वजह से वो मर्फ को अलग अलग सिग्नल्स देता है, जैसे वो अलग अलग पैटर्न में बुक शेल्फ से किताबों को गिराता है, जमीन पर धूल के कोड्स बनाता है, और मर्फ अपने कमरे में अजीब तरह के मैग्नेटिक रिस्पॉन्सेज को नोटिस करती है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इंटरस्टेलर की असली कहानी। एक दिन कूपर देखता है कि उसके खेतों में काम करने वाले ट्रैक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया है, और किसी अननोन मैग्नेटिक रिस्पांस की वजह से ट्रैक्टर्स में लगे जीपीएस और कंपास काम करना बंद कर चुके हैं, जिस वजह से सभी ट्रैक्टर्स एक जगह पर आकर खड़े होने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे ग्रेविटी में कोई एनोमली हो। तभी अचानक कूपर को ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है, जो कि मर्फ का कमरा था। कूपर उस कमरे में जाता है तो देखता है कि किताबें अलग अलग पैटर्न में गिरी हुई हैं। मर्फ अपने पिता को बताती है कि ये उसी भूत का काम है, और जब भी बुक शेल्फ से किताबें गिरती हैं तो वो मोर्स कोड में किताबों के गिरने के पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करती है, ताकि ये जान पाए कि भूत आखिर क्या कहना चाह रहा है। कूपर को ये बात अजीब तो लगती है, लेकिन कूपर साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा इंसान है, इस वजह से वो भूतों को नहीं मानता। लेकिन मर्फ के कमरे में कुछ तो अजीब है, ये बात उसके जहन में जरूर आती है। दोस्तों, मोर्स कोड एक तरह का सिग्नल सिस्टम है जिसमें लेटर्स और नंबर्स को डॉट और डैशेज के कॉम्बिनेशन से लिखा जाता है। जैसे हम लिखने के लिए ABC यूज करते हैं, वैसे ही मोर्स कोड में हर एक अक्षर का अपना एक पैटर्न होता है। जैसे ए को मोर्स कोड में डॉट डैश लिखा जाएगा, बी को डैश डॉट 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 लिखा जाएगा और सी को डैश डॉट डैश डॉट लिखा जाएगा।
दोस्तों, इस सिग्नल सिस्टम का इस्तेमाल पहले के समय में टेलीग्राफ, रेडियो कम्युनिकेशन और इमरजेंसी सिग्नल्स में होता था। जैसे जब कोई शिप समंदर में किसी मुश्किल में होती थी तो मोर्स कोड में SOS सिग्नल भेजती थी, जिसका मतलब होता है हेल्प चाहिए। आज के समय में मोर्स कोड ज्यादा उपयोग नहीं होता, लेकिन ये अब भी इमरजेंसी सिग्नल भेजने में और मिलिट्री कम्युनिकेशन में कुछ जगह उपयोग किया जाता है। चलिए अब इंटरस्टेलर की कहानी पर वापस आते हैं। एक दिन कूपर अपने बच्चों के साथ बेसबॉल मैच देखने जाता है और मैच के दौरान अलार्म बजता है क्योंकि एक विशाल धूल का तूफान उनकी ओर तेजी से आ रहा होता है। कूपर उस धूल भरे तूफान में अपने बच्चों को घर लाता है। जैसे ही वो घर आते हैं तो मर्फ को एहसास होता है कि जब कोई धूल का तूफान आता है तो मर्फ के कमरे में मौजूद भूत धूल का इस्तेमाल करके कुछ कोड्स बनाता है और कुछ कहने की कोशिश करता है, तो मर्फ तुरंत अपने कमरे में जाती है। साथ ही कूपर भी मर्फ के कमरे में जाता है तो कूपर देखता है कि धूल जमीन पर एक पैटर्न में गिरी हुई है जिसमें भूत कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। कूपर रात भर वहीं बैठकर धूल से बने उस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करता है और फाइनली वो उस मैसेज को डिकोड कर लेता है जो बाइनरी कोड में था, जिसमें धरती की किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स लिखे थे। कूपर मैप में उन कोऑर्डिनेट्स को देखता है और उस जगह की तलाश में निकल पड़ता है। कूपर उन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए एक सीक्रेट जगह पर पहुंचता है जो असल में नासा का अंडरग्राउंड एक सीक्रेट बेस है। कूपर उस बेस को देखकर हैरान होता है क्योंकि दुनिया को बताया गया था कि नासा अब बंद हो चुका है क्योंकि सरकार नासा के फालतू प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च नहीं करना चाहती, क्योंकि अब दुनिया को टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि खाने की जरूरत है और किसानों की जरूरत है। लेकिन उस जगह पर पहुंचने के बाद कूपर को पता चलता है कि नासा अभी भी दशकों से एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है। नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि अब धरती पर जीवन जल्द ही समाप्त होने वाला है। अगर हमें मानव जाति के अस्तित्व को बचाकर रखना है तो हमें धरती को छोड़कर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर जाना होगा। नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि 48 साल पहले किसी ने शनि ग्रह के पास एक वर्म होल को बनाया था। जिसने भी वर्म होल बनाया था वो धरती के इंसानों की मदद करना चाहते हैं ताकि मानव जाति धरती को छोड़ किसी दूसरी दुनिया में जा सके और अपने अस्तित्व को बचा सके। दोस्तों, वर्म होल स्पेस और टाइम में एक शॉर्टकट होता है। सोचो, आपको एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाना है। अगर आप ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली प्रकाश की गति से चलें तो भी आपको एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचने में हजारों लाखों सालों का वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर आपको वर्म होल मिल जाए तो आप उसमें से गुजरकर सीधा शॉर्टकट लेकर पल भर में दूसरी गैलेक्सी में पहुंच सकते हो। ये बिल्कुल वैसे है जैसे मान लो कागज के एक कोने से दूसरे कोने तक लाइन खींचने के बजाय कागज को मोड़कर दोनों कोने मिला दो और एक सुराख बना दो। बस वही वर्म होल का आइडिया है। साइंटिफिक तौर पर वर्म होल को आइंस्टीन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। ये एक थियोरेटिकल टनल होते हैं जो स्पेस टाइम के दो अलग पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं, मतलब एक जगह और समय से दूसरी जगह और समय तक का एक रास्ता। चलिए इंटरस्टेलर की कहानी पर वापस आते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने कूपर को बताया कि 10 साल पहले उन्होंने 12 वैज्ञानिकों को उस वर्म होल में भेजा था ताकि वो 12 अलग अलग ग्रहों की खोज कर सकें और नासा को बता सकें कि कौन सा ग्रह इंसानों के रहने के सबसे योग्य है। और 10 साल पहले किए गए उस मिशन का नाम था लेजरस मिशन। उस मिशन की खास बात ये थी कि जो भी 12 वैज्ञानिक नए ग्रहों की तलाश में गए थे वो उनकी वन वे ट्रिप थी, यानी उनको वहां जाना था, नासा को उन ग्रहों का डेटा भेजना था और वापसी की कोई उम्मीद नहीं। 10 साल पहले जो 12 वैज्ञानिक नई दुनियाओं की खोज में निकले थे उनमें से अभी तक नासा के पास सिर्फ 3 ही ग्रहों से सिग्नल आए हैं और अब नासा एक आखिरी मिशन करने वाला है। इस मिशन के 2 हिस्से हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए है इंसानों को धरती से ले जाकर नए ग्रह पर बसाना। ये प्लान नासा के हेड प्रोफेसर ब्रांड ने बनाया था। इस प्लान का मेन आइडिया ये था कि अगर वर्म होल के उस पार कोई हैबिटेबल प्लैनेट मिल जाए तो धरती के सभी लोगों को वहां ले जाया जा सके। लेकिन इस प्लान में प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे इंसानों को स्पेस में ले जाने के लिए बहुत सारा मास यानी वजन उठाना पड़ता, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल था।
इसीलिए प्रोफेसर ब्रांड ने एक थ्योरी प्रपोज की कि अगर वो ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व कर लें, यानी ग्रेविटी को कंट्रोल करना सीख लें, तो वो धरती से लोगों और उनके शहरों को स्पेस में ले जा सकते हैं, जैसे एक जायंट स्पेस स्टेशन में। वहीं प्लान बी था इंसानों की एम्ब्रियोज के द्वारा नई सिविलाइजेशन बनाना। अगर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी एक बैकअप प्लान था। इस प्लान के अनुसार उन्हें करीब 5000 फर्टिलाइज्ड एग्स को एक हैबिटेबल प्लैनेट पर ले जाना था और उन्हें आर्टिफिशियली ग्रो करके एक नई ह्यूमन पॉपुलेशन शुरू करनी थी। यानी धरती के सारे लोग खत्म भी हो जाएं तो भी ह्यूमैनिटी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उन फर्टिलाइज्ड एग्स से उस नए ग्रह पर नई मानव सभ्यता की शुरुआत की जा सकेगी। प्लान बी में मानव सभ्यता तो नए सिरे से एक नए ग्रह पर ह्यूमन रेस को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन अगर धरती के लोगों को बचाना है तो प्लान ए का सफल होना ज्यादा जरूरी है। और जरूरी है कि प्रोफेसर ब्रांड ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व करें और ग्रेविटी को अपने हिसाब से कंट्रोल करना सीखें। नासा का फाइनल मिशन ये है कि वर्म होल के उस पार से जिन 3 ग्रहों से सिग्नल आए हैं, वहां उन ग्रहों पर नासा अपनी टीम भेजे और उनमें से जो भी प्लैनेट हैबिटेबल हो, यानी इंसानों के रहने के योग्य हो, वहां इंसानी प्रजाति को आगे बढ़ाएं। और इस मिशन को लीड करने के लिए कूपर को चुना जाता है। दोस्तों, कूपर का अपनी बेटी मर्व से विदाई लेना फिल्म का सबसे भावुक पल है। कूपर अपनी बेटी को एक घड़ी देता है और कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो उस समय मेरी उम्र तुम्हारे बराबर होगी। धरती को छोड़ दूसरे ग्रहों की तलाश के लिए उड़ान शुरू होती है रेंजर नाम के स्पेसक्राफ्ट से। टीम में शामिल हैं डॉक्टर एमिलिया ब्रांड, जो कि नासा के हेड प्रोफेसर ब्रांड की बेटी है, रोमिली, डॉयल और 2 रोबोट्स टार्स और केस, और इन सबको लीड कर रहे हैं कूपर। रेंजर स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ऑर्बिट में पहले से मौजूद एंडोरेंस नाम की स्पेसशिप से डॉक करता है। एंडोरेंस ही वो स्पेसशिप है जो इन एस्ट्रोनॉट्स को इंटरस्टेलर ट्रेवल करवाने वाली है। एंडोरेंस को शनि ग्रह के पास मौजूद उस वर्म होल तक पहुंचने में अभी 2 साल लगेंगे, तो ये सभी एस्ट्रोनॉट्स 2 साल के लिए क्रायो स्लीप में चले जाते हैं। दोस्तों, क्रायो स्लीप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंसान के शरीर को बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पर सुला दिया जाता है ताकि उनका मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की एनर्जी यूज करने की स्पीड स्लो हो जाए। इस हालत में इंसान ना तो मरते हैं और ना ही जिंदा जैसे एक्टिव होते हैं, बस वो एक डीप स्लीप में चले जाते हैं। यानी शरीर के सारे प्रोसेस जैसे कि सांस लेना, दिल का धड़कना और ब्रेन एक्टिविटी बहुत धीरे हो जाते हैं ताकि वे बिना खाए पिए और ऑक्सीजन के बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकें। फाइनली 2 साल के बाद वो उस वर्म होल तक पहुंच जाते हैं और उसमें प्रवेश करते ही वो एक नई गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वर्म होल के दूसरी साइड में मौजूद एक नई गैलेक्सी में पहुंचते हैं तो अब उनको जाना है उन तीनों प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। उन तीनों प्लैनेट्स के नाम उन वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं जो 10 साल पहले किए गए लेजरस मिशन के दौरान इन ग्रहों पर आए थे। इनमें पहला प्लैनेट है मिलर्स प्लैनेट, जिसका नाम डॉक्टर लॉरा मिलर के नाम पर रखा गया है। दूसरा है मैन्स प्लैनेट, जिसका नाम डॉक्टर ह्यू मैन के नाम पर रखा गया है। और तीसरा है एडमंड्स प्लैनेट, जिसका नाम डॉक्टर वुल्फ एडमंड्स के नाम पर रखा गया है। अब टीम के सामने सवाल ये था कि इनमें से सबसे पहले कौन से प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए जाया जाए। मिलर्स प्लैनेट से सबसे स्ट्रॉन्ग और रिसेंट सिग्नल्स आ रहे थे, जिसका मतलब वहां अभी भी पावर है और लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस भी हैं, क्योंकि वहां पानी डिटेक्ट हुआ था और सिग्नल ताजा ताजा आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पिछले 10 सालों से लॉरा मिलर का बीकन सही से काम कर रहा है, जो कि वहां जीवन को बसाने के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल था। वहीं डॉक्टर मैन के प्लैनेट से जो सिग्नल आ रहे थे वो और ज्यादा पॉजिटिव और प्रॉमिसिंग दिख रहे थे। वहां ऑक्सीजन थी, सरफेस का टेम्परेचर इंसानों के रहने के लायक बिल्कुल सामान्य था और एटमॉस्फेयर का डेटा भी बिल्कुल पॉजिटिव था। मतलब डॉक्टर मैन के प्लैनेट का डेटा लॉरा मिलर के प्लैनेट से ज्यादा बेहतर लग रहा था। वहीं डॉक्टर वुल्फ एडमंड्स के प्लैनेट से आने वाला डेटा लॉरा मिलर और डॉक्टर मैन के प्लैनेट से ज्यादा कमजोर लग रहा था। और डॉक्टर एडमंड्स के प्लैनेट से जो लास्ट सिग्नल आया था वो 3 साल पहले आया था। वहीं लॉरा मिलर और डॉक्टर मैन के प्लैनेट से अभी भी सिग्नल आ रहे थे। वहीं अभी ये एस्ट्रोनॉट्स लॉरा मिलर के प्लैनेट के सबसे नजदीक थे और डॉक्टर मैन का प्लैनेट अभी भी बहुत दूर था, जहां पहुंचने में इनको महीनों लगेंगे। और डॉक्टर एडमंड्स का प्लैनेट तो उससे भी दूर था।
अब प्रॉब्लम ये थी कि लॉरा मिलर का प्लैनेट गार्गेंचुआ ब्लैक होल के चक्कर काट रहा था। गार्गेंचुआ ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से लॉरा मिलर के प्लैनेट पर समय पृथ्वी के मुकाबले बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा था। मिलर प्लैनेट का समय इतना धीमे चल रहा था कि मिलर प्लैनेट पर बिताया गया 1 घंटा पृथ्वी पर बिताए गए 7 सालों के बराबर था। अब मिलर प्लैनेट पर समय इतनी धीमी रफ्तार से क्यों चल रहा था, चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि समय और स्पेस अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों मिलकर एक ही फैब्रिक बनाते हैं जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। जब कोई भारी ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल स्पेस टाइम में होता है तो वो स्पेस टाइम के इस फैब्रिक को वार्प यानी मोड़ देता है। ठीक वैसे ही जैसे एक हैवी बॉल रबर सीट पर रखो तो वो सीट नीचे धंस जाती है। स्पेस टाइम के फैब्रिक में आई ये वार्पिंग ही ग्रेविटी है, और जहां ये ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहां टाइम का फ्लो डिस्टॉर्ट हो जाता है, यानी समय की चाल धीमी हो जाती है। एक ब्लैक होल के पास एक्सट्रीमली हाई ग्रेविटी होती है, जिसमें से ब्रह्मांड की सबसे तेज चलने वाली चीज खुद लाइट भी अगर ब्लैक होल में एक बार घुसी तो वो भी उससे बाहर नहीं निकल पाती, और खुद समय के लिए भी वहां से बाहर निकलना मुश्किल होता है, इसीलिए वहां समय भी धीमा हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये टाइम डायलेशन वाला कॉन्सेप्ट अभी भी समझ नहीं आया तो इसको हम किसी दूसरी वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। अब दोस्तों, मिलर प्लैनेट पर बिताया गया 1 घंटा पृथ्वी पर बिताए गए 7 सालों के बराबर था, तो एस्ट्रोनॉट्स समय की अहमियत को समझते हुए मिलर प्लैनेट पर जाने से कतरा रहे थे। वो पहले डॉक्टर मैन के प्लैनेट पर जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ परेशानी ये थी कि एंड्योरेंस शिप में ज्यादा फ्यूल नहीं था। अगर वो डॉक्टर मैन के प्लैनेट पर पहले गए और बाई चांस डॉक्टर मैन का ग्रह इंसानों के रहने लायक नहीं हुआ तो उन्हें वापस मिलर प्लैनेट पर लौटना पड़ेगा, और एडमंड्स प्लैनेट का डेटा तो पहले से ही वीक था। तो शिप में मौजूद फ्यूल की कमी को देखते हुए उन्होंने मिलर प्लैनेट पर सबसे पहले जाने का फैसला किया। दोस्तों, इंटरस्टेलर मूवी में हर एक साइंटिफिक डिटेल को इतनी बारीकी से दिखाया गया है जो सच में माइंड ब्लोइंग है। वो पहले एंड्योरेंस शिप को गार्गेंचुआ ब्लैक होल की ग्रेविटी के बाहर मिलर प्लैनेट के पैरेलल में लाते हैं, ठीक इस तरह से। आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखो, ये है गार्गेंचुआ ब्लैक होल जिसकी ग्रेविटी का प्रभाव यहाँ तक है, और इसकी ग्रेविटी के क्षेत्र में मिलर प्लैनेट इस तरह से चक्कर लगा रहा है। अगर ये एस्ट्रोनॉट्स एंड्योरेंस शिप को मिलर प्लैनेट के ऑर्बिट में ले जाएं, ठीक इस तरह से कि एंड्योरेंस शिप मिलर प्लैनेट के चक्कर काटे, ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चक्कर काट रहा है और पृथ्वी सूर्य के, तो इससे होगा ये कि एंड्योरेंस शिप के लिए भी समय की रफ्तार धीमी हो जाएगी, और जब एंड्योरेंस को मिलर प्लैनेट के ऑर्बिट से बाहर जाना होगा तो एंड्योरेंस को गार्गेंचुआ ब्लैक होल की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए तेजी से बूस्टर्स को चलाना होगा, जिसमें बहुत ज्यादा फ्यूल खत्म हो जाएगा। और एंड्योरेंस में फ्यूल को बचाना था, तो उन्होंने एंड्योरेंस को डायरेक्ट मिलर प्लैनेट के ऑर्बिट में ले जाने की बजाय गार्गेंचुआ ब्लैक होल के हायर ऑर्बिट में ही रखा, गार्गेंचुआ के ग्रेविटी फील्ड से दूर, जो मिलर प्लैनेट के पैरेलल में गार्गेंचुआ का चक्कर काट रही थी। प्लान ये था कि रोमली और रोबोट टार्स एंड्योरेंस शिप पर ही रहेंगे, और कूपर, एमेलिया ब्रांड, डॉयल और रोबोट केस मिलर प्लैनेट पर रेंजर स्पेसक्राफ्ट से उतरेंगे और वहां से मिलर प्लैनेट का डेटा कलेक्ट करेंगे, और इस प्लैनेट पर 10 साल पहले उतरी डॉक्टर लॉरा मिलर को वापस लेंगे और एंड्योरेंस शिप में वापस लौट आएंगे। और उन्होंने अनुमान लगाया कि इस पूरे काम को करने में उन्हें बस 1 घंटा लगेगा, जो पृथ्वी के 7 सालों के बराबर होगा। जब वो लोग मिलर प्लैनेट पर लैंड करते हैं तो उन्हें वहां डॉक्टर लॉरा मिलर के स्पेसक्राफ्ट का मलबा दिखता है। मलबे को देखने से ऐसा लग रहा था कि एंड्योरेंस टीम के यहाँ पहुंचने से कुछ ही घंटे पहले लॉरा मिलर का स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था, और खुद लॉरा मिलर भी यहाँ कुछ ही घंटे पहले लैंड की थी, और लैंड करते ही वो यहाँ मारी गईं, और उनके बीकन ने क्रैश से जस्ट पहले ही सिग्नल भेजे थे जो अब डैमेज हो चुका है। लेकिन लॉरा मिलर के बीकन का सिग्नल गार्गेंचुआ ब्लैक होल के टाइम डायलेशन में फंस गया था, जिससे वो सिग्नल फ्रेश लग रहा था, जबकि वो सालों पुराना सिग्नल था। कुछ समझ नहीं आया तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मिलर प्लैनेट का 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर था, और लॉरा मिलर पृथ्वी के समय के हिसाब से 10 साल पहले मिलर प्लैनेट पर लैंड की थी।
और लॉरा मिलर के लैंड होने के करीब 1.5 घंटे बाद ही कूपर की टीम मिलर प्लैनेट पर पहुंच जाती है। लॉरा मिलर के बीकन के डैमेज होने से पहले जो सिग्नल उसने छोड़े थे वो बाहरी दुनिया की अपेक्षा स्लो मोशन में मिलर प्लैनेट से बाहर निकले थे, क्योंकि बाहरी दुनिया के लिए समय तेज चल रहा था और मिलर प्लैनेट पर समय धीमा चल रहा था। तो जब तक मिलर प्लैनेट से वो सिग्नल बाहरी दुनिया तक पहुंचे तब तक पृथ्वी के लिए 10 साल बीत चुके थे। लेकिन बाहरी दुनिया के लिए वो सिग्नल ताजे लग रहे थे, जबकि वो सिग्नल सालों पुराने थे। बाहरी दुनिया को लग रहा था कि डॉक्टर लॉरा मिलर का बीकन अभी भी एक्टिव है, लेकिन वास्तव में वो बीकन सालों पहले ही डैमेज हो चुका था। एंड्योरेंस की टीम जब मिलर प्लैनेट पर उतरती है तो उन्हें लगता है कि इस ग्रह पर सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मिलर प्लैनेट की पूरी सतह पानी से ढकी हुई है। वो लोग लॉरा मिलर और उनके बीकन को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी कूपर नोटिस करता है कि एक विशाल लहर उनकी ओर तेजी से आ रही है। वो रेंजर स्पेसक्राफ्ट से दूर थे और लहर उन्हें डुबोने के करीब थी। वो उस मेगा वेव से बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन डॉयल उस लहर की चपेट में आकर मारा जाता है। उस लहर की वजह से प्रॉब्लम ये हुई थी कि रेंजर स्पेसक्राफ्ट के इंजन में पानी चला गया, जिस वजह से इंजन को चालू नहीं किया जा सकता था और अभी इंजन से पानी को बाहर निकलने में 1 घंटा और लगेगा। इसी तरह डॉक्टर लॉरा मिलर भी किसी लहर की चपेट में आई थीं और यहाँ पर लैंड करते ही मारी गईं। जब तक वो मिलर प्लैनेट से बाहर निकलकर आते हैं तब तक 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है और जब वो एंड्योरेंस शिप पर जाते हैं तो रोमिली उन्हें बताता है कि वो उनका 23 साल 4 महीने से इंतजार कर रहा था और अब रोमिली थोड़ा बूढ़ा भी दिखने लगा था। लेकिन कूपर और अमेलिया ब्रांड के लिए अभी महज 3 घंटे ही बीते थे। और इधर धरती पर मर्फ अब बड़ी हो चुकी है और वो नासा में एक साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट बन गई है, बिल्कुल अपने पिता की तरह, और प्रोफेसर ब्रांड के साथ मिलकर उस ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करती है जो प्लान ए यानी इंसानों को धरती से स्पेस में ले जाने के लिए जरूरी थी। अब चूंकि एंड्योरेंस पिछले 23 सालों से गार्गेंचुआ ब्लैक होल के ऑर्बिट में थी, तो एंड्योरेंस के पास अब इतना फ्यूल नहीं बचा था कि वो अब बचे हुए दोनों प्लैनेट्स पर जा सकें। अब वो केवल डॉक्टर मैन के प्लैनेट या वुल्फ एडमंड्स के प्लैनेट में से किसी एक पर ही जा सकते थे। वैसे तो दोनों के भेजे गए डेटा से लग रहा था कि वहां जीवन को बसाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर मैन के प्लैनेट से अभी भी सिग्नल आ रहे हैं और उनका डेटा भी अच्छा लग रहा है। तो एंड्योरेंस की टीम अब डॉक्टर मैन के प्लैनेट पर जाने का फैसला करती है। एंड्योरेंस की टीम जब डॉक्टर मैन के प्लैनेट पर पहुंचती है तो वहां उन्हें डॉक्टर मैन क्रायो स्लीप में जिंदा मिलते हैं। पहले तो सब कुछ उम्मीद भरा लगता है। एंड्योरेंस की टीम डॉक्टर मैन के प्लैनेट पर बेस सेटअप करने की तैयारियों में जुट जाती है, लेकिन सच्चाई जल्द ही सामने आ जाती है। दरअसल डॉक्टर मैन ने जो डेटा भेजा था वो फर्जी था। उन्होंने झूठ बोला सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें मरने से डर लगने लगा था। उन्होंने जानबूझकर बताया कि उनका ग्रह रहने लायक है ताकि कोई उन्हें बचाने आए। असल में डॉक्टर मैन का ग्रह इंसानों के रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं था और जैसे ही डॉक्टर मैन को मौका मिलता है तो वो कूपर को मरने के लिए छोड़ देते हैं और धोखे से डॉक्टर मैन एंड्योरेंस शिप को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना प्रॉपर डॉकिंग को सेट किए वो ब्लास्ट हो जाते हैं। ये फिल्म का एक टेंस मोमेंट था क्योंकि उस ब्लास्ट की वजह से एंड्योरेंस अब डॉक्टर मैन के प्लैनेट पर गिरने लगती है, लेकिन कूपर एक कुशल पायलट था तो उसने एंड्योरेंस को गिरने से बचा लिया और वापस अपने कंट्रोल में लिया। इसी दौरान जब डॉक्टर मैन और कूपर की फाइट चल रही थी तब दूसरी ओर डॉक्टर मैन के कैंप में रोमिली डॉक्टर मैन के रोबोट का डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था। तो कैंप में एक धमाका होता है और रोमिली उसमें मारा जाता है। दरअसल डॉक्टर मैन ने पहले से ही अपने ट्रैक्स को कवर करने के लिए एक जाल बिछाकर रखा था ताकि उनका झूठ किसी के सामने ना आए। अब इस मिशन में एंड्योरेंस पर केवल कूपर और डॉक्टर अमेलिया ब्रांड ही जिंदा बचते हैं और अभी भी टार्स और केस दोनों रोबोट उनके साथ हैं। इधर धरती पर नासा के हेड प्रोफेसर ब्रांड की मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले प्रोफेसर ब्रांड मर्फ को बताते हैं कि प्लान ए कभी भी सफल नहीं हो सकता क्योंकि प्रोफेसर ब्रांड ने ग्रेविटी की वो इक्वेशन सालों पहले ही सॉल्व कर ली थी। उन्होंने सभी से झूठ बोला कि वो प्लान ए पर काम कर रहे हैं ताकि एंड्योरेंस के क्रू का मोटिवेशन बना रहे। दरअसल प्रोफेसर ब्रांड को इक्वेशन को पूरा करने के लिए ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी का क्वांटम डेटा चाहिए था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल चीजों को अपने अंदर खा जाता है लेकिन कुछ भी बाहर नहीं भेजता, तो ऐसे में ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी का क्वांटम डेटा मिलना असंभव था।
जब कूपर और अमेलिया को पता चलता है कि प्लान ए केवल दिखावा था, असल में वो लोग यहाँ प्लान बी को सफल बनाने के लिए आए थे। अब धरती के लोगों को नहीं बचाया जा सकता। अगर इंसानी प्रजाति को बचाकर रखना है तो अब कैसे भी करके कूपर और अमेलिया को एडमंड्स के प्लानेट तक पहुंचना है और वो जो अपने साथ 5000 से ज़्यादा फर्टिलाइज्ड एग्स लेकर आए हैं उनसे आर्टिफिशियली इंसानी सभ्यता को विकसित करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एडमंड्स का प्लानेट बहुत दूर है और अब एंड्योरेंस में इतना फ्यूल नहीं है कि वो एडमंड्स के प्लानेट तक पहुंच पाएं। तो कूपर प्लान बनाता है कि गार्गेंचुआ ब्लैक होल की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्लिंग शॉट की मदद से वो एडमंड्स प्लानेट तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, स्लिंग शॉट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कोई स्पेसक्राफ्ट किसी प्लानेट या ब्लैक होल के पास से इस तरह से गुजरता है कि उस प्लानेट या ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं या कभी कभी डायरेक्शन भी बदल लेते हैं, वो भी अपना ज़्यादा फ्यूल खर्च किए बिना। यानी स्पेसक्राफ्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी फील्ड में घुसकर उससे मोमेंटम चुरा लेता है और अपनी स्पीड को बूस्ट कर लेता है। लेकिन इस प्लान में प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें ब्लैक होल से मोमेंटम पाने के लिए अपनी शिप को ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक ले जाना पड़ेगा और जब वो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से गुजरेंगे तो उनके लिए ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से समय बहुत धीमा हो जाएगा, इतना धीमा कि उनके लिए कुछ ही पलों में पृथ्वी के 51 साल गुजर जाएंगे। खैर, अब टाइम डायलेशन की उन्हें कोई परवाह नहीं, क्योंकि अब वो जानते हैं कि पृथ्वी के लोगों को नहीं बचाया जा सकता। उनके पास अब सिर्फ एक ही विकल्प है कि बिना समय की परवाह किए एडमंड्स प्लानेट तक जाना और प्लान बी को सफल बनाना। इधर धरती पर मर्फ को अभी भी भरोसा है कि वो ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व करके प्लान ए को सफल बना सकती है, बस उसे कैसे भी करके ब्लैक होल के अंदर का क्वांटम डेटा मिल जाए। उधर कूपर और अमेलिया एडमंड्स प्लानेट की ओर निकल पड़ते हैं और ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से होकर गुजरते हैं। दोस्तों, इवेंट होराइजन एक इनविजिबल बाउंड्री यानी एक अदृश्य सीमा होती है जो ब्लैक होल के आसपास होती है। ये वो लाइन होती है जिसके अंदर अगर कोई चीज चली गई तो वो कभी वापस नहीं आ सकती, ना प्रकाश, ना मैटर, ना कोई सिग्नल, कुछ भी नहीं। इस बाउंड्री को पार करते ही सब कुछ ब्लैक होल के अंदर की सिंगुलरिटी में गिर जाता है, इसीलिए इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी बोला जाता है। मतलब अगर किसी ने इस इवेंट होराइजन को पार कर लिया तो वो हमेशा के लिए ब्लैक होल में समा जाएगा और कभी भी वापस नहीं लौट सकता। कूपर और अमेलिया अपनी शिप को इस इवेंट होराइजन के पास से गुजारते हैं, ना कि वो इसे पार करते हैं। जब एंड्योरेंस शिप ब्लैक होल की ग्रेविटी से इतनी रफ्तार पा लेती है कि वो अब बिना फ्यूल खर्च किए एडमंड्स प्लानेट तक पहुंच सकते हैं, तो वो अब ब्लैक होल की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए शिप के सभी इंजन्स को फुल स्पीड में चालू करते हैं। लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी एंड्योरेंस शिप पर इतनी तेजी से हावी हो रही थी कि वो शिप को ब्लैक होल के अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। अगर शिप को ब्लैक होल की ग्रेविटी से बाहर निकालना है तो एंड्योरेंस शिप के भार को कम करना होगा और ब्लैक होल के अंदर कुछ भार गिराना होगा ताकि एंड्योरेंस शिप हल्की होकर ब्लैक होल से दूर चली जाए। इसके लिए शिप के लैंडर 1 को डिटैच किया जाता है और ब्लैक होल के अंदर गिरा दिया जाता है और लैंडर 1 के साथ टार्स रोबोट भी ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। टार्स लैंडर 1 के साथ ब्लैक होल में इसलिए गया ताकि वो ब्लैक होल की सिंगुलरिटी के डेटा को एनालाइज कर सके और किसी भी तरह से पृथ्वी तक भेज सके ताकि ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व करके प्लान ए को सफल बनाया जा सके। लैंडर 1 के ब्लैक होल में जाने के बाद भी शिप पर ग्रेविटी हावी थी, तो अब रेंजर 2 को भी डिटैच किया जाता है और ब्लैक होल में गिराया जाता है। रेंजर 2 में खुद कूपर बैठा था। वो जानता था कि अगर मानव सभ्यता को बचाना है तो अमेलिया ब्रांड का एडमंड्स प्लानेट तक पहुंचना बहुत जरूरी है और मानवता को बचाने के लिए कूपर खुद ब्लैक होल में कूद जाता है। अब एंड्योरेंस शिप ब्लैक होल की ग्रेविटी से बाहर निकल जाती है और एडमंड्स प्लानेट की ओर बढ़ने लगती है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि स्पेसशिप का भार कम करने से भला स्पेसशिप ब्लैक होल की ग्रेविटी से कैसे बाहर निकली? तो यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर एक्शन के बदले इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स उल्टी दिशा में आप पर लगाएगा।
उदाहरण के लिए जब कोई रॉकेट अपने इंजन से फ्यूल एग्जॉस्ट यानी गैस नीचे की तरफ फेंकता है तो वो एक्शन है, और उस गैस का उल्टा प्रेशर रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलता है, वो रिएक्शन है। यानी एक्शन में गैस नीचे गई तो रिएक्शन में रॉकेट ऊपर गया। ठीक इसी तरह से ब्लैक होल ने लैंडर 1 और रेंजर 2 को जितने फोर्स से अपनी ओर खींचा, ठीक उतना ही फोर्स लेकिन उल्टी दिशा में शिप पर लगा और शिप ब्लैक होल से दूर गई। और सिर्फ इतना सब करने में ही ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की वजह से धरती पर 51 साल गुजर गए। जब कूपर अपने मॉड्यूल को डिटैच करता है और गार्गेंचुआ ब्लैक होल के पास पहुंचता है, तब वो इवेंट होराइजन यानी ब्लैक होल की बाउंड्री को क्रॉस कर देता है। उसके बाद वो टेक्निकली ब्लैक होल के अंदर होता है। अब नॉर्मली विज्ञान के हिसाब से इवेंट होराइजन के अंदर गिरते ही किसी भी चीज का एंड हो जाता है, क्योंकि सब कुछ सिंगुलैरिटी यानी ब्लैक होल के सेंटर में क्रश हो जाता है। लेकिन मूवी में यहाँ पर इमेजिनेशन और एडवांस्ड फिजिक्स का कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है। कूपर ब्लैक होल में गिरकर मरने की बजाय एक अजीब 5 डायमेंशनल स्पेस में पहुंच जाता है, जिसे टेसरेक्ट कहा जाता है। दोस्तों, टेसरेक्ट एक 5 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जहां स्पेस और टाइम दोनों एक साथ दिखते हैं। नॉर्मली हम अपनी दुनिया में 3 डायमेंशंस में मूव करते हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे, और इन तीनों डायमेंशंस को हम अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, जिन्हें हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बोलते हैं। लेकिन एक चौथी डायमेंशन भी है जिसे हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे हम फील जरूर करते हैं, और वो चौथी डायमेंशन है खुद समय। टाइम को हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फील करते हैं, पास्ट से फ्यूचर, यानी कि हम 4 डायमेंशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं जिनमें हम केवल 3 डायमेंशंस को ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन समय को नहीं। लेकिन जिस तरह से हम 3 डायमेंशंस को कंट्रोल करते हैं जिनमें हम कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक वैसे ही अगर हम चौथी डायमेंशन यानी समय को भी कंट्रोल कर सकें, यानी समय हमारे लिए एक फिजिकल डायमेंशन की तरह हो जिसे हम महसूस ही नहीं बल्कि छू भी सकें, और समय की उस डायमेंशन में हम कहीं भी आ जा सकें, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को हम एक ही जगह पर देख सकें, जहां समय हमारे लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की तरह ही एक फिजिकल डायमेंशन बन जाए, तो ऐसी दुनिया को हम 5 डायमेंशनल वर्ल्ड कहेंगे। कूपर ब्लैक होल में गिरने के बाद इसी तरह के एक 5 डायमेंशनल स्पेस में पहुंच जाता है, जहां वो समय को एक फिजिकल रूप में देखता है, जहां वो समय को छू भी सकता है। लेकिन मजे की बात ये थी कि कूपर उस टेसरेक्ट में समय के जिस फिजिकल रूप को देख रहा था वो सिर्फ एक ही जगह का था, कूपर की बेटी मर्फ का कमरा। यहाँ हर दिशा में मर्फ के कमरे के असंख्य वर्जन्स दिख रहे होते हैं। ये टाइम के इनफाइनाइट स्नैपशॉट्स थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कूपर इन लेयर्स के बीच मूव कर सकता है जैसे कोई समय के अंदर फिजिकली वॉक कर रहा हो। उसी वक्त रोबोट टार्स की आवाज आती है जो कूपर से पहले ब्लैक होल में गिरा था। टार्स कूपर से कहता है कि उन्होंने अपने 5वें डायमेंशन में हमें बचा लिया है। टार्स ब्लैक होल के अंदर का ग्रेविटी का क्वांटम डेटा कलेक्ट करता है। ये डेटा उसी ग्रेविटी की इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए था जिसे सॉल्व करने का मर्फ की जिंदगी का एक गोल बन चुका था। टार्स कूपर से कहता है कि मैं उस डेटा को हर दिशा में ट्रांसमिट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जा रहा। कूपर तुरंत समझ जाता है कि वो ग्रेविटी वेव्स के जरिए मर्फ के 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में सिग्नल भेज सकता है, क्योंकि ग्रेविटी डायमेंशंस पार कर जाती है। कूपर समझ जाता है कि मर्फ के कमरे में ग्रेविटेशनल अनोमलीज बचपन से इसी जगह से आ रही थीं, जिसकी वजह से कभी कूपर के खेतों में काम करने वाले ट्रैक्टर्स काम करना बंद कर देते थे, तो कभी उड़ने वाले ड्रोन भी नीचे आ जाते थे। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल आता है कि ग्रेविटी आखिर कैसे अलग अलग डायमेंशंस को पार कर जाती है और कैसे ग्रेविटी के जरिए हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन तक संदेश भेजा जा सकता है। तो इसको ध्यान से सुनिए। जैसा कि हमने अभी जाना था कि अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर यानी मोड है, जिसे मास और एनर्जी क्रिएट करते हैं। जैसे एक हैवी बॉल रबर सीट पर रखो तो वो सीट नीचे धंस जाती है और छोटी बॉल्स उस कर्व में रोल करने लगती हैं, इसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेज का जिक्र होता है। पहला है ग्रेविटी, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
इनमें से केवल ग्रेविटी ही ऐसी है जो हायर डायमेंशंस में इंटरैक्ट कर सकती है। ये बात स्ट्रिंग थ्योरी में दी गई है। अल्बर्ट आइंस्टीन के स्पेस मॉड्यूल के हिसाब से अगर किसी रीजन में ग्रेविटी फील्ड बढ़ती है तो स्पेस टाइम थोड़ा कंप्रेस या एक्सपेंड होता है। स्पेस टाइम में आए ये रिपल्स ही ग्रेविटेशनल वेव्स कहलाते हैं। अगर कोई 5 डायमेंशनल दुनिया से स्पेस टाइम को कंट्रोल करे तो वो छोटे छोटे ग्रेविटेशनल फ्लक्चुएशंस क्रिएट कर सकता है जो 3 डायमेंशनल दुनिया में डिटेक्ट होती हैं। चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। कूपर बुक शेल्फ के ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। कूपर को सब कुछ क्लियर हो जाता है। अभी तक कूपर को लग रहा था कि उन्होंने यानी जिन्होंने वो वर्म होल बनाया था, जिन्होंने ये 5 डायमेंशनल टेसरेक्ट बनाया है, उन्होंने मानव जाति को बचाने के लिए कूपर को चुना था। लेकिन सच ये है कि उन्होंने कूपर को नहीं चुना था। कूपर तो खुद को यहाँ पर लेकर आया था। उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए मर्फ को चुना था। इसीलिए इस पूरे टेसरेक्ट में सिर्फ मर्फ के बेडरूम के अनंत पल मौजूद हैं। कूपर ने खुद को यहाँ लाने के लिए नासा के कोऑर्डिनेट्स को बाइनरी कोड में सिग्नल भेजा। याद है ना शुरुआत का वो सीन जिसमें कूपर मर्फ के कमरे में रात भर बैठकर जमीन पर पड़ी धूल के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा था, जो असल में नासा के कोऑर्डिनेट्स थे। वो कोऑर्डिनेट्स कूपर ने ही फ्यूचर से अपने पास्ट में भेजे थे ताकि वो खुद को यहाँ ला सके। याद है ना, यहाँ आने से पहले कूपर ने मर्फ को एक घड़ी दी थी, तो कूपर ने ब्लैक होल की सिंगुलरिटी के क्वांटम डेटा को मोर्स कोड में उस घड़ी की सेकंड वाली सुई में कोड कर दिया। जब ब्लैक होल के अंदर का क्वांटम डेटा उस घड़ी में कोड हो जाता है तो उसके बाद जिन्होंने उस टेसरेक्ट को बनाया था वो उस टेसरेक्ट को बंद कर देते हैं और कूपर को उस ब्लैक होल से बाहर निकालकर उसी वर्म होल के जरिए अपने सोलर सिस्टम में वापस भेज देते हैं। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को कूपर स्टेशन में पाता है जो शनि ग्रह के ऑर्बिट में घूम रहा था और अब कूपर की उम्र 124 साल है। जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि नई पीढ़ी के इंसानों ने ग्रेविटी को कंट्रोल करना सीख लिया है और वो इसी तरह के बड़े बड़े स्पेस स्टेशन बनाकर शनि ग्रह के ऑर्बिट में रह रहे हैं। वो अपनी बेटी मर्फ से मिलता है। मर्फ अब बूढ़ी हो चुकी है लेकिन कूपर अभी भी वैसा ही है। मर्फ कूपर से कहती है कि अब आपको जाना होगा क्योंकि अब इंसानियत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी की है। कूपर मर्फ से विदा लेता है और फिर से अमेलिया ब्रांड को खोजने निकल पड़ता है। फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि अमेलिया ब्रांड एडमंड्स प्लानेट पर प्लान बी पर काम कर रही है और एडमंड्स प्लानेट इंसानों के रहने के लायक है और यहाँ पर इंटरस्टेलर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों मुझे पता है कि आपके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं लेकिन ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ। कूपर ने जब ब्लैक होल के अंदर से सिंगुलरिटी का क्वांटम डेटा मर्फ की घड़ी में कोड किया था उस समय मर्फ की उम्र लगभग 10 साल थी। मतलब प्रोफेसर ब्रांड के मरने से सालों पहले ही मर्फ के पास ब्लैक होल के अंदर का क्वांटम डेटा मौजूद था जो ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जरूरी था। लेकिन उस समय मर्फ इतनी छोटी थी कि उसे खुद नहीं पता था कि उसके पास दुनिया को बचाने की अनमोल चाबी है। जब मर्फ बड़ी होती है और नासा में काम करती है तब वो एक बार अपने घर आती है। अब चूंकि वो घड़ी उसके पापा की आखिरी निशानी है तो उसके प्रति मर्फ का एक खास लगाव था। जब वो उस घड़ी को देखती है तो वो उसे देखते ही हैरान हो जाती है क्योंकि घड़ी की सुई फ्लैक्चुएट कर रही थी। मर्फ को समझ आ जाता है कि बचपन में उसके कमरे में जो भूत था वो कोई और नहीं बल्कि खुद उसके पिता थे जो हायर डायमेंशन से मर्फ को सिग्नल दे रहे थे। मर्फ उस घड़ी के डेटा को डिकोड करती है और ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है और अब इंसान ग्रेविटी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं उस सवाल की ओर जो इस मूवी को देखने के बाद हर एक के दिमाग में आता है कि वो कौन थे जो इंसानों की मदद कर रहे थे। किसने वो वर्म होल बनाया, किसने ब्लैक होल के अंदर वो टेसरेक्ट बनाया, किसने कूपर को बचाया। तो दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि खुद भविष्य के इंसान थे। हजारों साल बाद भविष्य में मानव सभ्यता इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो 5th डायमेंशन को देख और कंट्रोल कर सकते हैं। उनके लिए पास्ट और फ्यूचर अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ मौजूद स्पेस की तरह होते हैं। वो इंसान जिन्होंने अपनी सीमाओं को पार कर लिया है वो अब अपने पूर्वजों यानी 21वीं सदी के इंसानों की मदद करते हैं ताकि मानव जाति विलुप्त ना हो जाए। अगर आसान भाषा में कहूँ तो भविष्य के इंसानों ने मानव जाति को बचाने के लिए पास्ट के इंसानों की सहायता की। दोस्तों फिल्म में 2 टाइमलाइन चलती हैं, एक अतीत यानी हमारा समय जहां कूपर, मर्फ और नासा इंसानियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं
और दूसरी टाइमलाइन है हजारों साल आगे के भविष्य की, जहां मानव सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी है कि उसने समय और ग्रेविटी दोनों पर नियंत्रण पा लिया है। तो वो अब वर्महोल बनाकर, टेसरेक्ट बनाकर अतीत के लोगों की सहायता करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है कि अतीत में जब मानव सभ्यता विलुप्त होने वाली है और अतीत के इंसानों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपने आप को विलुप्त होने से बचा सकें, तो अतीत के इंसानों को विलुप्त हो जाना चाहिए था। और अगर अतीत के इंसान ही विलुप्त हो गए तो भला भविष्य के इंसान कहाँ से आए, क्योंकि मानव सभ्यता तो अतीत में ही विलुप्त हो चुकी थी। और जब मानव सभ्यता अतीत में ही विलुप्त हो चुकी है तो फिर भविष्य के इंसान उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? तो दिमाग खोलकर इस सवाल का जवाब सुनिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब एक विरोधाभास यानी पैराडॉक्स है, जिसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं। दोस्तों, बूटस्ट्रैप टाइम ट्रेवल का एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसमें कोई चीज या जानकारी का असल ओरिजिन ही खत्म हो जाता है। मतलब वो चीज ना पास्ट में बनी ना फ्यूचर में, लेकिन फिर भी उस चीज का अस्तित्व बना रहता है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में समय एक लूप में चलता है जिसमें किसी भी घटना का कोई ओरिजिन नहीं होता। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि समय एक सीधी रेखा में पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर चलता है। धीरे धीरे फ्यूचर की सारी घटनाएं प्रेजेंट से होते हुए पास्ट में बदलती जाती हैं। तो समय की इस चाल को हम एरो ऑफ टाइम भी बोलते हैं, जिसमें समय हमेशा एक ही दिशा में भविष्य की ओर बढ़ता रहता है। लेकिन क्या हो अगर पास्ट और फ्यूचर दोनों एक ही हों, मतलब फ्यूचर पास्ट बन जाए और पास्ट फ्यूचर बन जाए? तो इस केस में समय सीधी रेखा में चलने की बजाय एक लूप में घूमता रहेगा, जहां किसी भी घटना के घटने का ओरिजिन ही खत्म हो जाएगा। अभी भी समझ नहीं आया? तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो भविष्य में साल 2050 में आपने एक टाइम मशीन बनाई। अब आप उस टाइम मशीन से समय के किसी भी दौर में टाइम ट्रेवल कर सकते हो। तो आप साल 2050 से टाइम ट्रेवल करके साल 2020 में पहुंच जाते हो, जहां आपके साल 2020 वाले वर्जन से मुलाकात होती है। आपका 2050 का वर्जन आपके 2020 के वर्जन को टाइम मशीन बनाना सिखा देता है, और अब आपका 2020 का वर्जन भी टाइम मशीन बना लेता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि असल में टाइम मशीन के बनने का ओरिजिन क्या है? क्या टाइम मशीन का आविष्कार साल 2050 में हुआ था या साल 2020 में हुआ था? अगर आप कहोगे कि टाइम मशीन का आविष्कार तो साल 2050 में हुआ था, तो आप इसे टाइमलाइन पर देखिए। साल 2050 अभी आने वाला है और आप साल 2020 में पहले ही टाइम मशीन बना चुके हो। अभी आप प्रेजेंट में हो और पास्ट में 2020 में आपने टाइम मशीन का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि समय का एरो पास्ट से फ्यूचर की ओर जा रहा है और समय की इस टाइमलाइन पर टाइम मशीन का आविष्कार साल 2020 में ही हो चुका है। कुछ समझ आ रहा है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए, यही बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है, जहां फ्यूचर पास्ट बन जाता है और पास्ट फ्यूचर बन जाता है, जहां किसी भी घटना के घटने का कोई ओरिजिन नहीं होता, क्योंकि इस पैराडॉक्स में समय एक लूप में चलता है, पास्ट से फ्यूचर और फ्यूचर से पास्ट। इस पैराडॉक्स में कोई भी घटना खुद ही अपनी वजह बन जाती है। भविष्य अतीत को बनाता है और अतीत भविष्य को बनाता है। चलिए अब देखते हैं कि इंटरस्टेलर मूवी में समय का ये लूप कैसे बना। मर्फ को ब्लैक होल से डेटा मिलता है। उस डेटा की मदद से वो ग्रेविटी की इक्वेशन सुलझाती है और मानवता बच जाती है और वो लोग धरती को छोड़कर नई कॉलोनियों में बस जाते हैं। यही मानव सभ्यता हजारों साल बाद विकसित होकर 5th डायमेंशनल बीइंग्स बन जाती है। फिर वो यानी भविष्य के इंसान समय में पीछे जाकर कूपर को टेसरेक्ट में भेजते हैं ताकि वो मर्फ को डेटा भेज सके, और इसी तरह से वो लूप पूरा हो जाता है। यानी भविष्य के इंसान मौजूद हैं क्योंकि अतीत के इंसान कूपर और मर्फ ने वो कदम उठाए जिनसे मानवता बची, और अतीत के इंसान वो कदम उठा पाए क्योंकि भविष्य के इंसानों ने उनकी मदद की। यह एक सेल्फ क्रिएटेड साइकिल है जहां अतीत और भविष्य दोनों एक दूसरे को जन्म देते हैं। अब इस चीज को समझने में आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि आप समय को सीधी रेखा में देख रहे हो। एक बार आप समय को लूप में इमेजिन करो तो आप खुद समझ जाओगे। एग्जाम्पल के लिए आप इस चींटी को देखिए जो इस लूप में ए से बी की ओर और बी से ए की ओर चल रही है। चाहे ये चींटी क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, लेकिन फिर भी वो चलेगी ए से बी की ओर और बी से ए की ओर। इस लूप में घूमती हुई चींटी को देखकर आप मुझे ये बताइए कि इस चींटी के लिए ए पॉइंट पहले आएगा या बी पॉइंट पहले आएगा?
जरा सोच कर बताना, क्योंकि अगर ये चींटी एक सीधी लाइन में लेफ्ट से राइट चल रही होती तो ए पॉइंट पहले आता, और अगर राइट से लेफ्ट चल रही होती तो बी पॉइंट पहले आता। लेकिन इस लूप में घूमते हुए कौन सा पॉइंट पहले आएगा? बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स भी कुछ इसी तरह से है, जहां घटना तो घटती है लेकिन उसका ओरिजिन कोई नहीं होता। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। और अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।